चलो बच्चों, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज। नाउ व्हाट इज दिस डिसइंटीग्रेशन सीरीज? रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन तो बच्चों पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, रेडियो एक्टिव डिके भी पढ़ा हुआ है, डिसइंटीग्रेशन भी कहें या कई जगह इसको बच्चों डिके भी बोल देते हैं ना। तो ऐसे भी लिखा रहेगा रेडियो एक्टिव डिके सीरीज, या कई बार केवल और केवल डिके सीरीज ही लिख देंगे या केवल डिसइंटीग्रेशन सीरीज ही लिख देंगे, तो ऑल गोज टू द सेम वे। तो जरा देखें ये रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन की सीरीज का क्या मतलब है। देखो तो भाई काम करना शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन विथ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज। ये डिसइंटीग्रेशन सीरीज को हम वर्ड्स में लिखवाएं, इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं तो आपको ठीक बात समझ आएगी कि सीरीज का दरअसल मतलब क्या है। देखो, जैसे भाई एक रेडियो एक्टिव हम लोग एटम लेते हैं, से स्टार्ट विथ यूरेनियम 235। गौर से देखेंगे बच्चों, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज का मतलब क्या है, वो मतलब आपको हम समझाते हैं, फिर लिखवा भी देंगे। देखें, से स्टार्ट विथ यूरेनियम 235 और यूरेनियम का बच्चों एटॉमिक नंबर हो जाता है 92, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या चार्ज कह लेंगे तो 92 यूनिट्स इन इट्स न्यूक्लियस। तो ये बच्चों यूरेनियम न्यूक्लियस हो गया। अब ये जो यूरेनियम का न्यूक्लियस है, चूंकि ये तो रेडियो एक्टिव है, ये जो यूरेनियम का न्यूक्लियस है दिस इज रेडियो एक्टिव। फाइन। तो क्या करेगा, इससे डिके होना नेचुरल है, ये नेचुरल डिके करेगा जो हम लोग ट्रांसम्यूटेशन में पढ़ते थे। तो अब क्या किया कि इसने से इस यूरेनियम ने एक अल्फा पार्टिकल यहां से डिके कर दिया। क्या हुआ कि इसने एक अल्फा पार्टिकल निकाल दिया, तो -2He4 ये डिके हो गया। इसी को आप अल्फा पार्टिकल भी कह सकते हैं। तो जब अल्फा पार्टिकल निकला तो क्या रह गया, चार्ज में 2 यूनिट की कमी हो गई बच्चों और मास में 4 यूनिट की कमी हो गई। सो दिस बिकम्स 231 और ये हो गया 90। तो ये जो 90 एटॉमिक नंबर हो जाता है, तो ये हो जाता है बच्चों थोरियम का। तो 90 231 मतलब अब जो नया न्यूक्लियस आया वो नया न्यूक्लियस आ गया थोरियम का। लेकिन ये जो रेडियो एक्टिविटी यूरेनियम शो करता है, तो यूरेनियम ने क्या किया, थोरियम बना दिया। तो थोरियम क्या बस रुक जाएगा? अब ये तब रुक जाता जब क्या होता है कि ये खुद भी एक स्टेबल न्यूक्लियस होता, लेकिन थोरियम जो है वो अपने आप में रेडियो एक्टिव है। तो इस अल्फा डिके के चलते जो रिजल्ट आया थोरियम 231, इट इज इटसेल्फ रेडियो एक्टिव। इट इज इटसेल्फ रेडियो एक्टिव। तो ये जो डिके है, अभी डिके बंद नहीं होगा, डिके चालू रहेगा। अगर ये जो डॉटर न्यूक्लियस विच इज थोरियम, अगर ये भी रेडियो एक्टिव ना होकर स्टेबल होता तो फिर डिके नहीं होता। लेकिन अब तो ये खुद रेडियो एक्टिव है, तो क्या करेगा, फिर से डिके होगा। तो फिर से डिके हुआ तो क्या हुआ, अब हम लोग जब अल्फा डिके पढ़ते थे तो हम लोग पढ़े थे कि अल्फा डिके इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ बीटा डिके। तब बच्चों क्या होगा कि यहां से फिर एक बीटा पार्टिकल रिलीज होगा। तो बीटा पार्टिकल को कैसे लिखा जाता है, बीटा पार्टिकल को हम लोग ऐसे लिखते हैं तो जैसे ये बीटा पार्टिकल निकला तब देखो क्या बना, -1E0 को बाहर कर दिया, तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा 91 और ये तो 231 ही रहेगा। तो 91 एटॉमिक नंबर हम लोग पहले भी रेडियो एक्टिव में पढ़ चुके हैं। दिस इज प्रोटेक्टिनियम विच इज रिप्रेजेंटेड एज Pa। अब ये जो प्रोटेक्टिनियम है ये भी रेडियो एक्टिव है बच्चों। ये भी अभी रुकेगा नहीं, ये क्या होगा, ये भी रेडियो एक्टिव है। तो इसकी रेडियो एक्टिविटी के चलते क्या करेगा, इसमें फिर से कुछ डिके होगा। तो
फिर क्या होता है, फिर से अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है, फिर से अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है, फिर से एक अल्फा पार्टिकल निकला। अब फिर से जब अल्फा पार्टिकल निकला मतलब फिर से 2 यूनिट चार्ज निकल गया इसका न्यूक्लियस का और 4 यूनिट का मास निकला। तो क्या रिजल्ट आया, नाउ इट बिकम्स 89 और यहां पर क्या हो जाएगा 227। तो ये हो जाता है एक्टीनियम, दिस इज एक्टीनियम। अब क्या हो गया, ये जो 89 227 एक्टीनियम है ये भी रेडियो एक्टिव है, ये भी रेडियो एक्टिव है। तब क्या होगा, इससे फिर से डिके होगा। तो ये क्या कभी रुकेगा नहीं सर, ये तो बार बार आप डिके करते चले जा रहे हैं। बच्चों रुकेगा, क्यों नहीं रुकेगा, कब रुकेगा, ये तब रुकेगा जब हमारे, ये मैंने माइनस अल्फा लिख दिया, मतलब ये माइनस अल्फा पार्टिकल नहीं है, माइनस का मतलब था डिके होना। एनीवेज, तो ये तो कंटिन्यू रहेगा भाई। तो सर कब तक कंटिन्यू रहेगा, टिल वी गेट या टिल अ स्टेबल डॉटर न्यूक्लियस इज रिजल्टेड। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमें जो डॉटर न्यूक्लियस हैं अगर वो अनस्टेबल होंगे, डॉटर न्यूक्लियस भी रेडियो एक्टिव रहेगा, तो डिके तो चलता ही रहेगा, डिके तो चलता ही रहेगा। तो जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज है उसमें हमें कुल 4 रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज पढ़नी है। तो ये जो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा था, दैट इज वन ऑफ द रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज विच इज नोन एज एक्टीनियम सीरीज। ओके, तो एनीवेज वो क्या है उसका मतलब हम अभी आपको समझाएंगे। अभी हमें केवल इतना ही समझना है कि व्हेन अ रेडियो एक्टिव एटम डिके एंड अ डॉटर न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड, तो जरूरी नहीं कि वो डॉटर न्यूक्लियस स्टेबल हो। अगर स्टेबल है तो फर्दर डिके नहीं होना है, लेकिन अगर वो भी रेडियो एक्टिव है तो फर्दर डिके होगा। फिर जो नया डॉटर न्यूक्लियस बना उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये कार्यक्रम, ये जो डिके वाला प्रोग्राम है, ये डिके वाला प्रोग्राम तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमें कोई, या जब तक कि हमें क्या, ये तो खुद ही होता रहेगा। यूरेनियम 235 डिके होना है, वो हमसे परमिशन थोड़ी लेगा, तो डिके होता ही है, उसकी तो प्रॉपर्टी है। तो कब तक डिके होता रहता है, जब तक एक स्टेबल न्यूक्लियस नहीं मिलता है। तो ये डिके जब, अब चूंकि यूरेनियम 235 की बात चली, यूरेनियम बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, तो बच्चों यूरेनियम 235 तब तक डिके होता रहता है जब तक कि एक स्टेबल एटम या एक स्टेबल न्यूक्लियस लेड 207 नहीं मिल जाता है। सो दिस इज 82। अब जैसे ये डॉटर न्यूक्लियस ये वाला मिला, ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, और अब इसके बाद नो फर्दर डिके, इतना आ गया। अब इसके बाद नो फर्दर डिके। तो जो पेरेंट था, यानी जो शुरुआत थी वो यहां से हुई, और जो फाइनल डॉटर आई, ये जो आखिरी प्रोडक्ट आया फाइनल डॉटर, जिसके बाद से फिर ये डिके होना बंद हो गया, वो फाइनल डॉटर हुआ अपना क्या, दैट इज लेड 207। सो दिस इज अ स्टेबल आइसोटोप ऑफ लेड, आफ्टर दिस देयर इज नो डिके। तो ये जो बीच वाला प्रोसीजर है, ये जो एक सीरीज ऑफ डिके चल रहा है, यही बच्चों रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज, इसी को कहते हैं। तो अब मुझे लग रहा है ये एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज क्या होती है और इसकी क्या उपयोगिता है, मतलब क्यों ऐसा बोला गया, इसको सीरीज का नाम क्यों दिया गया। बिकॉज देयर इज अ सीरीज ऑफ डिके टू रीच टू अ स्टेबल फाइनल प्रोडक्ट। तो ये हो गया आपका डिसइंटीग्रेशन सीरीज। अब ये जो बात हम लोगों ने नोटेशनली समझी, इसको वर्ड्स में लिख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ अ रेडियो एक्टिव डिके, द प्रोडक्ट ऑफ अ रेडियो एक्टिव डिके में itself be unstable, may itself be unstable।
एंड कैन अंडरगो, या कैन की जगह मे वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, एंड मे अंडरगो or you can say experience further decay. मतलब क्या हो सकता है कि इसमें प्रोडक्ट बने या जो डॉटर बने, प्रोडक्ट का मतलब हो गया डॉटर। ओके, तो जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं वो भी हो सकता है कि खुद ही रेडियो एक्टिव हो तो और ज्यादा डिके दें। सो दैट कैन एक्सपीरियंस फर्दर डिके। फर्दर डिके का मतलब फिर से उसमें अल्फा एमिशन या बीटा एमिशन आगे भी हो सकता है। ओके, तो ये जो सारे डिसइंटीग्रेशन को हम कंपाइल कर दें कि एक, जैसे अभी देख रहे थे यूरेनियम 35 से क्या बना, थोरियम बना, थोरियम से प्रोटेक्टिनियम बना, प्रोटेक्टिनियम से फिर उससे एक्टिनियम बना। तो इन सब डिसइंटीग्रेशन को एक साथ लिख दें, उसी को कहा जाता है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज, है ना। कुछ नई बात नहीं है। तो क्या बात हुई कि a series of radioactive disintegration results in many daughter nuclei प्लूरल वर्ड, रिजल्ट्स इन मैनी डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक, तो ये जो डिसइंटीग्रेशन है इसको कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन लिखते चले जाएं तब तक जब तक कि हमें फाइनल स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई ना मिल जाए। तो वो जो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन जो लिखते हैं वही अपना रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज होता है। तो अगर हम ऐसे कहें कि ये रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज को एक लाइन में परिभाषित करिए तो आप कहेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ orderly radioactive disintegrations till a stable daughter nucleus, तो ये है अपना रेडियो एक्टिव, यही हो जाएगी रेडियो एक्टिव डिके सीरीज या डिसइंटीग्रेशन सीरीज। थोड़ा ओवर राइटिंग जैसी बातें हो गई, ठीक से लिख देते हैं, डिके सीरीज। नाउ फाइन, अब ये जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज की बात चली, तो ये दरअसल बच्चों होती हैं चार। तो चारों को देखते हैं। लेट्स डू ऑल द ओके। सो there are four radioactive disintegration series। तो वो जो चार रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज है उनको हम क्या करते हैं, आपको एक टेबल में बना के दिखाते हैं। एक टेबलर फॉर्म में बनाते हैं तो इट वुड बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर देयर
देयर प्रॉपर्टीज ऑल्सो। तो कैसे किया जाए? सो वी विल रिक्वायर 6 कॉलम्स। ओके फाइन। तो जो पहला कॉलम होगा उसमें तो हम लोग नेम ऑफ सीरीज करेंगे। सो फर्स्ट कॉलम इज नेम ऑफ सीरीज। ओके, उसके बाद नेम ऑफ सीरीज के बाद करेंगे पेरेंट एटम, यानी कि फ्रॉम विच द सीरीज स्टार्ट्स, और उसके बाद करेंगे डॉटर एटम। लेकिन ये कौन सा डॉटर है? फाइनल, बीच वाले नहीं, आखिरी। अच्छा, फिर क्या करेंगे? फिर इसके बाद नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो इसमें इन्वॉल्व है, नंबर ऑफ अल्फा डिके। थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं। सो दिस इज नंबर ऑफ अल्फा डिके, कितने इन्वॉल्व है? अल्फा डिके। और नंबर ऑफ बीटा डिके कितने इन्वॉल्व है? ओके फाइन। So let's have a table involving all the features. Okay. So we need to have 4 rows. मुझे लग रहा है कि ये जो पहला वाला कॉलम था थोड़ा सा पतला हो गया। एनीवेज वी विल मैनेज, वी हैव टू मैनेज हियर। पेरेंट एटम हो गया, फिर एक डॉटर एटम हो गया। ये नंबर ऑफ अल्फा डिके बीटा डिके के इतने बड़े बड़े कॉलम्स हो गए, बनने की जरूरत थी छोटी, और जिनको बड़ा बनाना था बेचारे हो गए छोटे। चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है कई बार। ओके, चलो बच्चों, तो शुरू करते हैं सीरीज की नेमिंग से। सीरीज की नेमिंग से स्टार्टिंग की जाए तो पहले हम सीरीज के नाम ही लिख देते हैं। ओके, तो जो फर्स्ट सीरीज है दैट इज योर 4n सीरीज। ओके, देन द सेकेंड सीरीज इज 4n+1 सीरीज। सेकेंड सीरीज इज 4n+1 सीरीज। थर्ड सीरीज इज 4n+2 सीरीज। ये है 4n+2 सीरीज। और जो चौथा सीरीज है दैट इज 4n+3 सीरीज। दिस इज द फोर्थ। अब यहां पर n का क्या मतलब है, थोड़ा पेरेंट एटम और डॉटर एटम लिख लेते हैं, फिर मैं तुम्हें ये n का मतलब समझाता हूं। तो बच्चों, इसका जो पेरेंट एटम है, मतलब जहां से ये सीरीज स्टार्ट होती है, जो पहला एटम होता है जो डिसइंटीग्रेट होता है, सो इसका जो फर्स्ट एटम है दैट इज थोरियम 232। थोरियम 232, और इसका एटॉमिक नंबर हो जाता है 90। फिर इसका जो दूसरा जो 4n+1 सीरीज है, इसका जो पहला एटम है दैट इज नेपच्यूनियम। नेपच्यूनियम 237, और यहां पर एटॉमिक नंबर हो जाता है नेपच्यूनियम का 93। ओके, 4n+2 सीरीज का जो फर्स्ट एटम है दैट इज यूरेनियम 238, और यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92। और 4n+3 सीरीज का जो पहला एटम है दैट इज यूरेनियम 235 एंड 92। ओके, तो ये सब के सब हम लोग पेरेंट एटम लिखें। कहीं कहीं हो सकता है पेरेंट न्यूक्लियस लिखा जाए, डॉटर न्यूक्लियस लिखा जाए, एक ही बात। एक्चुअली जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है बच्चों, वो न्यूक्लियस के लेवल पे ही होता है।
तो ज्यादा प्रिसाइज होगा कि हम लोग न्यूक्लियस लिखें, है ना, पेरेंट न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस से ही डिके होता है, अल्फा पार्टिकल का डिके, बीटा पार्टिकल का डिके, तो न्यूक्लियस से ही होता है। और ये सब न्यूक्लियस को ही रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें नीचे वाला जो टर्म है वो रिप्रेजेंट करेगा न्यूक्लियस के चार्ज को, और जो ऊपर वाला टर्म है, ऊपर वाली नंबर हमेशा न्यूक्लियस के मास को रिप्रेजेंट करती है। तो हम क्या करते हैं कि चलो, वैसे एटम लिखने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो डिके होता है वो दरअसल न्यूक्लियस से ही होता है, और न्यूक्लियर रिएक्शंस की हम लोग बात करते हैं तो हमें ज्यादा प्रिसाइसली क्या करना चाहिए, हमें न्यूक्लियस शब्द का प्रयोग करना चाहिए। सो दिस इज द पेरेंट न्यूक्लियस एंड दिस इज डॉटर न्यूक्लियस। समटाइम्स यू मे सी द वर्ड न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई का मतलब होता है एक से ज्यादा न्यूक्लियस, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये हो गया इसके पेरेंट न्यूक्लियस। अब जो फाइनल डॉटर न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है वो देख लेते हैं। तो जब ये डिके होता है तो इस डिके के फलस्वरूप जो फाइनल प्रोडक्ट्स आते हैं, जो फाइनल डॉटर, जो स्टेबल डॉटर न्यूक्लियस आता है, उसके बाद फिर फर्दर डिके नहीं होता है। तो जो 4n सीरीज है, थोरियम से जो स्टार्ट होती है, इसका जो आखिरी न्यूक्लियस है दैट इज लेड 208। तो लेड 208 हम लोग, जब आपको याद होगा कि इसी चैप्टर में जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो पढ़ रहे थे तो सीखा था हमने कि जो लेड 208 है दैट इज हैविंग द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, जिसके लिए ये एक स्टेबल न्यूक्लियस था। एनीवेज, फिर जो 4n+1 सीरीज है, जो 4n+1 सीरीज है, उसका जो फाइनल प्रोडक्ट आता है दैट इज बिस्मथ 209 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 83। फिर जो 4n+2 सीरीज है, इस 4n+2 सीरीज को हम लोग, इसका जो आखिरी है, इसमें भी बच्चों लेड ही आता है इसका सबसे आखिरी में, बट यहां पर लेड का 206 आइसोटोप आता है, सो दैट इज लेड 206। और ये जो 4n+3 इसमें भी आखिरी में लेड ही आता है ना। इसमें भी लास्ट का जो डॉटर न्यूक्लियस है, जिसके बाद फिर फर्दर डिके नहीं होता है, दैट इज अगेन लेड, बट दैट इज लेड 207। ओके, अब यहां से यहां तक पहुंचने की जो पूरी यात्रा है, उस पूरी यात्रा का बखान करना ही रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज है। पूरी यात्रा विस्तार पूर्वक लिख दी जाए कि थोरियम से ये निकला तो ये बना, उससे ये निकला तो ये बना, और कहां तक यात्रा करनी है हमें, लेड 208 तक। तो पूरी यात्रा सुनहरे अक्षरों में लिख दी जाए तो वही हो जाएगी 4n सीरीज। अच्छा, अब इस 4n सीरीज में, इस पूरी यात्रा में थोरियम से लेड 208 तक की जो इसका जर्नी है, उस जर्नी में जो नंबर ऑफ अल्फा डिकेज होते हैं, तो नंबर ऑफ अल्फा डिकेज होते हैं बच्चों 6 और नंबर ऑफ बीटा डिकेज होते हैं 4। फिर यहां पर दूसरी सीरीज में नंबर ऑफ अल्फा डिके 7, बीटा डिके 4, नंबर ऑफ अल्फा डिके 8, 6, 7, 4। तो इतने अल्फा डिके और इतने बीटा डिके होते हैं, तो हम यहां से शुरुआत करते हैं और यहां पहुंच जाते हैं। ये जो पेरेंट न्यूक्लियस है, ये जो पेरेंट न्यूक्लियस है बच्चों, ये दरअसल क्या है, यहां से स्टार्टिंग होती है। ये जो पेरेंट न्यूक्लियस है, यहां से दरअसल स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है, और यहां पर द एंड होता है सीरीज का। ये जो फाइनल डॉटर न्यूक्लियस है, जैसे एक हम आपको एग्जांपल करके दिखाते हैं। एक बात और है बच्चों, अब मन में आएगा कि सर ये 4n, 4n+1, 4n+2, 4n+3 का मतलब क्या है। देखिए, 4n सीरीज में जितने भी न्यूक्लियस इन्वॉल्व हैं, उन सब का मास या उन सब का मास नंबर 4 का मल्टीपल होगा। थोरियम से आप स्टार्ट करिए, लेड तक जाइए। चूंकि जैसे 232 की बात करें तो 232 4 का मल्टीपल है। अब देखिए, अल्फा डिके से तो मास नंबर बदलती है, लेकिन बीटा डिके से तो मास नंबर बदलता नहीं है। तो मास नंबर में जो भी परिवर्तन होगा वो तो इस अल्फा डिके के चलते ही होगा। अब एक अल्फा निकला तो मास नंबर 4 यूनिट घट गई, फिर 2 अल्फा निकला तो 8 यूनिट घट गई,
तो अगर ये पहला एटम जो है या पहला न्यूक्लियस है उसमें जो मास नंबर है, दैट मास नंबर इफ इट इज डिविजिबल बाय 4, तो 4 के मल्टीपल में ही तो इसमें कमी आनी है, क्योंकि अल्फा डिके में 2He4, तो 4 एक अल्फा निकला तो 4 यूनिट कम हो गया, 2 अल्फा निकला तो 8 यूनिट कम हो गया। हम लोग अल्फा डिके बीटा डिके पढ़ चुके हैं। अच्छा, जैसे अब दूसरे की बात करें, अब 4n+1 सीरीज विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम नेपच्यूनियम, तो नेपच्यूनियम का अगर देखें 237 है, 4 से डिवाइड करेंगे एक रिमाइंडर आएगा, इसलिए इसको 4n+1 लिखा हुआ। अब नेपच्यूनियम में एक अल्फा पार्टिकल अगर निकाल देते हैं तो अगला जो भी न्यूक्लियस आएगा डॉटर, उसमें 233 होगा बच्चों, 37 से 33 पर आएगा, तो जो 233 होगा वो भी 4n+1 होगा। ऐसी सब के सब इस यात्रा में शामिल सभी यात्री सबका ही मास नंबर 4 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर देगा। ऐसे नीचे 4 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर देगा और यहां 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आएगा। That's why this is called 4n, 4n+1, 4n+2, 4n+3। इन सीरीज की जो नेमिंग है इनके पेरेंट न्यूक्लियस के नाम पर भी होती है। जैसे 4n सीरीज इज ऑल्सो थोरियम सीरीज, 4n+1 सीरीज इज नेपच्यूनियम सीरीज, 4n+2 सीरीज इज यूरेनियम सीरीज। अब यहां फंस गया मामला, तो क्या सर दो यूरेनियम सीरीज हैं? 4n+2 में भी शुरुआत यूरेनियम से हो रही है, 4n+3 में भी शुरुआत यूरेनियम से हो रही है? नहीं बच्चों, इस चौथी सीरीज को बोलते हैं एक्टिनियम सीरीज। आपको याद होगा भी मैंने सबसे शुरुआत में जो आपको एग्जाम्पल बताया था वो यूरेनियम 235 से ही स्टार्ट किया था, जानबूझ के मैंने यही एग्जाम्पल बताया ताकि उसमें देख रहे थे बीच में एक एक्टिनियम तक लाके मैंने छोड़ दिया था, फिर आगे उसमें लेड 207 लिख दिया था। तो इसमें एक बड़ा प्रोमिनेंट एटम रास्ते में मिलता है विच इज एक्टिनियम, तो इसलिए उस सीरीज उस एटम के नाम पर इस आखिरी 4n+3 सीरीज का नाम है विच इज एक्टिनियम सीरीज। और इसको यूरेनियम सीरीज नाम बोल भी नहीं सकते क्योंकि फिर दो सीरीज एक जैसी हो जाएंगी। सो फर्स्ट 4n इज थोरियम सीरीज, देन नेपच्यूनियम सीरीज, यूरेनियम सीरीज एंड एक्टिनियम सीरीज। तो ये तो टेबल में बढ़िया होता कि इनके नाम, इनके पहले जो अल्फाबेट, पहला जो एट न्यूक्लियस है उसके नाम पर लिख देते, लेकिन नहीं लिख पाए, चलो मैं सेपरेटली लिख देता हूं। तो बच्चों ये जो 4 सीरीज हैं वो 4 सीरीज का मतलब क्या हुआ, फिर से एक बार लिख देते हैं। पहली सीरीज जो थी अपनी, दैट वाज 4n सीरीज, second is 4n+1 series, then 4n+2 series, and the last is 4n+3 series। तो ये जो 4n सीरीज है दिस इज ऑल्सो थोरियम सीरीज। पहला इसका न्यूक्लियस थोरियम है, जो पेरेंट न्यूक्लियस है उसी के नाम पर इस सीरीज का नामकरण भी होता है, थोरियम सीरीज। ओके, देन द सेकेंड सीरीज इज नेपच्यूनियम सीरीज, दिस इज नेपच्यूनियम सीरीज। थर्ड सीरीज इज यूरेनियम सीरीज, थर्ड इज योर यूरेनियम सीरीज, एंड द लास्ट इज एक्टिनियम सीरीज। ध्यान रखें ये थोड़ा स्पेशल है। वाई इट इज स्पेशल? बिकॉज, इस पर स्टार कर लीजिए, क्योंकि ये पेरेंट नहीं है। एक्टिनियम यहां पर पेरेंट नहीं है, पेरेंट है यूरेनियम 235, स्टिल इट इज नेम्ड आफ्टर एक्टिनियम। ओके, तो यहां पर थोरियम सीरीज में जो मास नंबर होगा वो क्या होगा? 4 का मल्टीपल होगा। इस थोरियम सीरीज में जो 4n लिखा है, तो 4n का मतलब होता है, इस 4n का मतलब क्या है? इस 4n का मतलब है कि मास नंबर इज मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4। मास नंबर इज इंटीग्रल मल्टीपल of 4 of all participating nucleus, of all participating
न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई। दिस इज फॉर द 4n, दिस इज फॉर 4n। ऐसे ही सबके लिए हम लोग इसी तरह से सेम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। इसका लिख देते हैं, है ना। इसमें तो उसी तरह रहेगा। 4n+3 सीरीज में क्या कहेंगे, इसमें कहेंगे दैट मास नंबर is integral multiple of 4. It is integral multiple of 4 plus 3. इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4 + 3। तो ये थोड़ा 3 सेपरेट कर देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि अलग है। सो दिस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4 + 3, इसलिए बच्चों इसका नाम हुआ 4n+3 सीरीज। अच्छा, किनका मास नंबर है? केवल पेरेंट डॉटर का नहीं, जितने भी इस सीरीज में पार्टिसिपेटिंग न्यूक्लियाई हैं सबका मास नंबर इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4 + 3 फॉर ऑल पार्टिसिपेटिंग न्यूक्लियाई। चलिए, तो इस बात को अंडरलाइन कर लेते हैं। ऊपर तो थोड़ा सा जगह कम है, नीचे ही जगह है तो नीचे ही कर लिया जाए। ओके, तो ये तो बात रही इनकी नेमिंग की और नेमिंग के लॉजिक की। वाई इट इज 4n एज मास नंबर इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4, वाई इट इज थोरियम सीरीज एज द पेरेंट फ्रॉम विच सीरीज इज स्टार्टिंग इज थोरियम। चलिए, अब एक सीरीज में जो नंबर ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल हैं उनको भी जरा चेक चाक कर लिया जाए। उनको भी चेक कर लेते हैं कि सब सही लिख रहे हैं कि नहीं। जैसे बच्चों 4n+3 सीरीज को जरा चेक करते हैं। 4n+3 सीरीज को चेक करते हैं। तो 4n+3 सीरीज विच इज एक्टिनियम सीरीज, इट्स अ स्पेशल सीरीज क्योंकि ये स्टार्ट होती है यूरेनियम से और नाम है इसका एक्टिनियम के नाम पर। ओके, सो दिस 4n+ सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम यूरेनियम 235, और इस यूरेनियम 35 से बोला गया कि नंबर ऑफ अल्फा डिके और बीटा डिके कितना होना चाहिए। तो 7 जो है अल्फा डिके हो रहा है विच इज 2He4 हीलियम का न्यूक्लियस, और साथ ही साथ इससे क्या हो रहा है बच्चों, 4 बीटा डिके हो रहे हैं, है ना, विच इज -1E0। और जो फाइनल डॉटर स्टेबल न्यूक्लियस आ रहा है दैट इज लेड 207, ठीक। तो क्या ऐसा होगा वास्तव में? देखो जरा गौर से, देखें जरा इस बात को। अगर हम बच्चों यहां से पहले स्टेप में क्या करें कि पहले स्टेप में क्या किया जाए कि ठीक है, इस यूरिन मतलब केवल आप 7 अल्फा निकाल के देख लें क्या होता है, क्या फर्क पड़ रहा है, और फिर उसके बाद हम लोग 4 बीटा निकाल के भी देख लेंगे क्या फर्क पड़ रहा है। तो यहां से अगर 7 अल्फा पार्टिकल हटा दिए जाए तो 1 अल्फा पार्टिकल के जाने से 2 यूनिट चार्ज में कमी आ जाती है, 2 यूनिट प्रोटॉन कम हो जाते हैं। तो 7 अगर निकलेंगे तो 7 निकलने से क्या होगा, 7 के निकलने से होगा ये कि यहां पर आ जाएगा 7 × 2 14 यूनिट्स की कमी आनी चाहिए। 14 यूनिट्स की कमी आएगी तो बच्चों ये रहेगा 78, ठीक। और 1 अल्फा पार्टिकल के निकलने से 4 यूनिट की कमी 235 में आएगी। तो 7 के निकलने से तो 7 × 4 दैट इज 28, 7 × 4 28, 20 यूनिट बच्चों मास में कमी आ जाएगी। तो 28 घटा दें 35 में से 28 निकल गए, तो बच गए ये 208 बचे, नहीं 207 बचे, 207 आया। ओके, अब 7 अल्फा पार्टिकल, अब एक बार में 7 अल्फा पार्टिकल नहीं निकलते हैं, एक करके निकलता है, पहले अल्फा फिर बीटा, इस तरह से। मैंने तो आपको केवल फाइनल ये जो फिगर 82 और 207 यहां तक पहुंचने का जरा चेक कर लेते हैं ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब 7 अल्फा पार्टिकल निकालने के बाद अब क्या करते हैं हम लोग, जरा फिर 4 अल्फा पार्टिकल निकाल के देख लेते हैं, तो समझ में आ जाएगा कि फाइनली कितना आना चाहिए।
नाउ लेट्स रिमूव 4 अल्फा पार्टिकल, सॉरी 4 बीटा पार्टिकल्स। अब बीटा पार्टिकल निकलने से उल्टा होता है, देखो बीटा पार्टिकल क्या होता है, -1 E0। तो बीटा पार्टिकल के निकलने से मास पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि बीटा पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो भाई मास जो है वो 207 हो गया था अल्फा के निकलने से, और 207 ही मेंटेन रहना चाहिए। अब अल्फा के बाद बीटा निकाल रहे हैं तो 207 ही रहेगा, 207 है फाइनली, वेरी गुड। एक बीटा पार्टिकल के निकलने से जो चार्ज है, चूंकि एक नेगेटिव चार्ज निकलता है तो एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, तो 4 बीटा निकले तो 4 यूनिट चार्ज यहां पर आपको ऐड करना होगा, मतलब 78 + 4 दैट इज 82। फाइन, बहुत सुंदर। देखो यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। जैसे मान लीजिए आप क्या करें, ये बीटा पार्टिकल्स में एक यूनिट क्यों ऐड हो रहा है, इसलिए ऐड हो रहा है कि मान लीजिए x a y है, इससे b बन गया और एक बीटा पार्टिकल निकल गया, तो y तो y ही रहेगा। अब नीचे भी तो बैलेंसिंग होनी चाहिए ना, तो यहां पर x + 1 कर देंगे, मतलब जो चार्ज है वो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो एक यूनिट नेगेटिव चार्ज निकलेगा, बैलेंस हो गया। यहां भी x है और यहां भी x है, यहां भी y है, यहां भी y है। तो जितने बच्चों बीटा पार्टिकल निकलेंगे उतना चार्ज आपका बढ़ जाएगा, तो 4 यूनिट चार्ज बढ़ गया। सो नाउ दिस इज 82। तो ऐसे ही यू कैन चेक फॉर ईच इंडिविजुअल सीरीज है कि उसमें फाइनली जो लास्ट एलिमेंट या जो लास्ट डॉटर न्यूक्लियस है वो ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है। ओके, अब जैसे एक बात चली कि भाई ये जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज है, तो इसमें जो लेड है वो 3 सीरीज का आखिरी एलिमेंट है। देखने एक बार फिर से आप टेबल पर चलते हैं। सो इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर कॉलम फाइनल डॉटर न्यूक्लियस, तो बच्चों अगर हम 4n+1 सीरीज को छोड़ दें तो बाकी तीनों सीरीज का जो समापन है वो लेड पर ही होता है। बाकी तीनों सीरीज का जो समापन है, जो द एंड है, वो द एंड होता है लेड पर ही होता है। अब कारण भी है, लेड के बच्चों 208 वाला आइसोटोप, 206 वाला आइसोटोप, 206, 7, 8 तीनों स्टेबल होते हैं। इवन 204 भी स्टेबल होता है लेड में। लेड में 204, 206, 207, 208 ये 4 आइसोटोप्स जो है स्टेबल होते हैं लेड के। और वैसे लेड का अगर मैं लॉर्ड बोल रहा हूं, वैसे अगर लेड का अगर हम लोग एटॉमिक मास देखें तो वो बच्चों लिखा जाता है 207.2, तो सबका एवरेज करके आ जाता है। हाँ? तो थोड़ा लेड के बारे में जरा लिख लेते हैं, क्योंकि लेड बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबका समापन लेड पर ही हो रहा है। अब बच्चों ये जो अपनी दूसरी सीरीज है विच इज नेपच्यूनियम सीरीज, तो ये तो भाई लेड की इज्जत ही नहीं कर रही है। एक्चुअली ये सीरीज बच्चों नेचुरल रेडियो एक्टिव सीरीज नहीं है, दिस इज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव सीरीज। इसमें नेचुरल डिके होकर ये नहीं पहुंचता है। नेचुरल डिके तो पहुंचेगा तो लेड पर ही रुकना है उसको, और ये जो सीरीज है वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव सीरीज है ना, तो इस बात को भी चलो मेंशन कर लेते हैं। इसलिए बिस्मत पर आके रुक जा रही है। ये तो अपनी मर्जी से करा रहे हैं ना हम लोग, ये खुद से रेडियो एक्टिविटी नहीं हो रही है, ये जो है आर्टिफिशियल है। तो भाई हमें ये बात तो जरूर ही याद रखनी होगी कि जो 4 सीरीज हमने पढ़ी हैं उनमें से जो 4n है, 4n+1, not 4n+1, 4n+2 एंड 4n+3, ये जो 3 सीरीज हैं, ये जो 3 सीरीज हैं दे आर नेचुरल, whereas this Neptunium series which is 4n+1, this is artificial. तो यहां पर गौर करने वाली ये बात है कि जितने भी नेचुरल सीरीज हैं उन सब में जो आखिरी जो फाइनल डॉटर न्यूक्लियस निकला
that is lead. That is none other than lead for all three. शुरुआत किसी से भी हो, अंत में तो हमारे पास ही आना है। ऐसा लेड का कहना है। तुम किसी से भी शुरू हो, रोकोगे हमारे पास आकर। तो क्या ध्यान रखना है, दैट फाइनल, ये बात वैसे तो उसमें टेबल में लिखी है, बट इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई करके भी जोड़ देने की जरूरत है। तो जो फाइनल स्टेबल डॉटर न्यूक्लियस in all three natural series is lead। लेकिन ये बात अलग है कि उसके आइसोटोप्स हैं, ठीक। अच्छा, आइसोटोप्स के बारे में चाहो तो लिख लेते हैं। ये भाई जो लेड है उसमें लेड 204, लेड 206, फिर लेड 207, फिर लेड 208। ये 4 स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, 4 स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ लेड। लेकिन हमारी जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज है भाई, उसमें लेड 204 की बात नहीं है। तो इस बात को भी ध्यान रखा जाए कि हमारी जो सीरीज है उस सीरीज में दरअसल ये 6, 7, 8 ही है, और ऊपर वाला 8 है, सबसे ऊपर थोरियम, फिर 6 है, फिर 7 है, ठीक है। नेपच्यूनियम सीरीज में तो बिस्मथ है। ओके, तो ये थे लेड के 4 स्टेबल आइसोटोप्स। लेड में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि लेड जो है रेडियो एक्टिव नहीं होता है। लेड के रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी हैं। तो लेड के चलो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी बता देते हैं। तो ये जो लेड है उसमें जैसे 202 हो गया, ये रेडियो एक्टिव होता है। फिर 205 हो गया, कितने सारे आइसोटोप्स हैं देखो लेड के, वो भी रेडियो एक्टिव होता है। फिर 210, ये भी रेडियो एक्टिव होता है। तो ये हो गया इसके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। These are radioactive isotopes. ओके, तो ये तो चलो, चूंकि लेड की थोड़ी सी इज्जत ज्यादा है तो लेड के विषय में 2 बात ज्यादा पढ़ने से कोई नुकसान नहीं है। तो हमने समझ लिया कि लेड जो है हमेशा स्टेबल ही हो, ये जरूरी नहीं। क्योंकि बच्चों क्या होता है, जो चीज जैसे अब मन में तो ये आएगा कि लेड के 4 से ज्यादा, क्या अगर ये बात नहीं पढ़ी जाए तो मन में ही आएगा कि सर ने 4 आइसोटोप बताए लेड के, चारों स्टेबल है। तो कभी एग्जाम में आ गया, क्या लेड भी रेडियो एक्टिविटी देता है? आप कहेंगे सवाल ही नहीं उठता है, सारी रेडियो एक्टिविटी उसके दरवाजे पर आके दम तोड़ देती है, अंत में वही बचता है। नहीं, लेड भी रेडियो एक्टिव हो सकता है, देखना होगा कि उसका आइसोटोप कौन सा है। ऐसा नहीं कि रेडियो एक्टिव नहीं होता है और स्टेबल भी होता है। चलो, तो भाई ये तो थी बात लेड की। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एक न्यूक्लियस दे दिया जाएगा और कहेंगे बताओ ये किस सीरीज का सदस्य है। जैसे पूछा गया कि चेक द फॉलोइंग न्यूक्लियस बिलोंग टू, या न्यूक्लियाई लिख लेते हैं, 2 एग्जाम्पल कर रहे हैं चूंकि। चेक द फॉलोइंग न्यूक्लियाई belong to which decay series? तो उसमें कितने भी पूछे जा सकते हैं, सबका सिस्टम वही है। जैसे एक पूछ लिया इन्होंने रेडॉन 220 और दूसरा पूछ लिया से पोलोनियम 214। चलिए अब शुरू किया जाए मामला। और बहुत आसान, सॉल्यूशन इसका बहुत आसान होता है। जैसे पहला पार्ट है, यू व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू जस्ट चेक द मास नंबर, और वो 4 का मल्टीपल है या क्या है उसमें। तो आप क्या करिए, 220/4 कर दीजिए,
पूरा पूरा निपट गया, मतलब 4n सीरीज हो गई। ठीक, फिर दूसरा क्या हो गया, 214 है पोलोनियम। तो जिस भी न्यूक्लियस के विषय में चर्चा की जाए उस 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 से डिवाइड करने पर यहाँ 2 रिमाइंडर हो जाएगा, तो 4n+2 सीरीज होगी। बस एक सीरीज में इन्वॉल्व सभी के सभी न्यूक्लियाई, वो सब उस सीरीज के इस 4n को या 4n+ या 4n+2 या 4n+3 इसको अवश्य फॉलो करते हैं। कारण यही है चूंकि अल्फा और बीटा के डिके से सीरीज बन रही है, बीटा के चेंज डिके होने से मास नंबर बदलता नहीं, अल्फा के डिके होने से मास नंबर हमेशा 4 के मल्टीपल में ही रिड्यूस होता है। तो उसकी 4 के मल्टीपल में जो प्रॉपर्टी होगी वो हमेशा मेंटेन रहेगी। हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी आ सकते हैं। पूछ दिया कि बताइए साहब ये दिया हुआ जो न्यूक्लियस है वो किस सीरीज का मेंबर है, फटाक से क्या करिए 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, हो गया। तो इसी के साथ ये सीरीज वाला मामला हो गया समाप्त, डन। सो थैंक यू बच्चों।